स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और थ्योरी की क्लासेस आपके लिए डे बाय डे हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं और आपको भी कंटेंट एक्सेस करना इजी वे में चीजें आप एक्सेस कर पा रहे हो सारी चीजें। फिर भी मैं अगर बताऊं आपको, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास की, ठीक है ना, क्या चाहिए भाई, पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्लास की तो राकेश वर्मा एजुटेक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर से फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब नाम से, सेम जो हमारा चैनल का नाम है वही सब जगह है, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। तो वहां पे भी आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले दो क्लासें हमने ऑलरेडी क्या कर दी है भाई, आपके साथ डिस्कस कर ली है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर का आपका एक भी डाउट रहने नहीं देंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर का एक भी डाउट आपका रहने नहीं देंगे। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं भाई, पार्ट 3 की। और आज इस पार्ट 3 में हम एंड कर देंगे ट्रांसफॉर्मर नाम के टॉपिक का, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर नाम के टॉपिक का हम एंड कर देंगे। और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक है, वो थ्योरी आपको कवर करवानी है, ये यूं कह लीजिए थ्योरी की क्लासेस करनी है, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई इन जनरल बातें। अब हम चलते हैं हमारी मेन आज का जो टॉपिक है उस पर, ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, देखो वोल्टेज रेगुलेशन वह प्रतिशत परिवर्तन है, यानी कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है ना, वो प्रतिशत परिवर्तन है जो सेकेंडरी वोल्टेज में आता है। और किस में आता है, वो सेकेंडरी वोल्टेज में आता है। चेंज किस में होगा, वोल्टेज का रेगुलेशन किस में होगा, या प्रतिशत चेंज किस में आएगा, सेकेंडरी वोल्टेज में आएगा। प्राइमरी की बात नहीं हो रही है, किस में होता है, हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज में होता है, ठीक है ना। जब ट्रांसफॉर्मर को नो लोड से फुल लोड किया जाता है, यानी पहले तो ट्रांसफॉर्मर है वो किसी भी प्रकार के किसी कोई लोड पे नहीं चल रहा होता है, फिर उसको आप फुल लोड पे ले जाते हो, तो कितना रेगुलेशन हुआ नो लोड से फुल लोड के बीच, उसको हमें प्रतिशत में निकालना होता है, उसी चीज को हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। फॉर्मूले की बात करें तो देखो फॉर्मूला होता है प्रतिशत वी आर, यानी वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या हो जाएगा, वी नो लोड, वी नो लोड, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड, ठीक है ना। वी फुल लोड वोल्टेज, ये भी क्या है, वोल्टेज, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वी फुल लोड, ठीक है, इनटू 100। ये आपका क्या होता है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। इतना सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्या होता है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन में वी फुल लोड इंटू 100, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वी नो लोड क्या होता है ना, वी नो लोड, इसको समझो, वी नो लोड क्या होता है, यानी वोल्टेज है नो लोड पर, किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लगा हुआ है, उस मोमेंट में कितना वोल्टेज है। तो मैं ये बोल सकता हूं नो लोड पर, नो लोड पर वोल्टेज, और किसका, सेकेंडरी का, सेकेंडरी वाइंडिंग की बात हो रही है। अच्छा वी फुल लोड का मतलब क्या हो गया, यानी फुल लोड पर, फुल लोड पर वोल्टेज, और किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का, ठीक है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग का। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक एग्जांपल दिया है आपको, आसान सा एग्जांपल है, देखो ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज है, नो लोड पे कितना दिया गया है, यानी नो लोड की बात कर रहा है तो, नो लोड की बात कर रहा है वो, तो कितना दिया है नो लोड पे, 220 वोल्टेज, ठीक है ना। अच्छा फुल लोड पे कितना दिया है, फुल लोड पे कितना दिया है, 210 वोल्टेज, ठीक है ना। हमें ये कह रहा है कि ये आपको दो चीजें दे दी है, नो लोड पे कितना वोल्टेज है और फुल लोड पे कितना वोल्टेज है, आपको ज्ञात करना है क्या, वोल्टेज रेगुलेशन बताना है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में मान ही तो पुट करना है भाई, तो कर दो। देखो परसेंटेज वी आर बराबर, अच्छा बराबर वी आर बराबर वी नो लोड, यानी क्या हो जाएगा, नो लोड पे कितना है 220 वोल्ट, माइनस फुल लोड कितना है 210, बटे वी फुल लोड कितना है, फुल लोड 210 इंटू 100। आगे इसको सोल्व करोगे तो परसेंटेज वी आर वोल्टेज रेगुलेशन बराबर 220 में से 210 जाएगा, कितना बचेगा सर, 10 बचेगा, बट्टे में क्या है 210 है, इंटू में क्या है
100 है, ठीक है। अच्छा, और कट रहा है तो काट, तो एक से क्या कट गया, 0 कट गया, मतलब 10 से 210 कट रहा है तो कितनी बार, 21 बार हो, तो 1/21 हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, 100/21, ठीक है। अच्छा, भाग जा रहा है क्या, देखो देखिए कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है क्या, 5 बार तो ऊपर चला गया, 105 हो गया ना, 5 बार तो ऊपर चला गया, तो 4 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है अभी, 4 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, वी आर, ठीक है ना, वी आर 4 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, 4 बार गया, इसका मतलब क्या हुआ, 80 और 4 84, कितने बच गए, 16, 16 बच गए। अब 16 में एक जीरो और लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 160। फिर कितनी बार गया, देखो देखिए, फिर 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 160 में 8 दूजे 16, 7 बार जा रहा है क्या, देखो देखिए, 7 दूजे 14, 140, हाँ 7 बार जा रहा है, ठीक है ना। और 8 से 160 ऊपर चला जाएगा तो 7 बार जाएगा, मतलब कितना, लगभग कितना है, 4.7%, 4.7%। ये क्या आया है, वोल्टेज रेगुलेशन आया है, वोल्टेज रेगुलेशन आया है, किसका, किसका, एक ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है ना। यानी कि वो नो लोड से फुल लोड पे जा रहा है तो कितना रेगुलेशन हुआ है वोल्टेज में, 4.7% का रेगुलेशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको करना है भाई, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर मैंने इसका सही फॉर्म लिख दिया है इस तरीके से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, इसका सही फॉर्म मैंने क्या लिख दिया है, आगे लिख दिया है, ठीक है ना, आगे लिख दिया है, तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना, इसको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा वो, और आपको पूछे वोल्टेज रेगुलेशन तो आपको बता देना है, ठीक है ना, क्या करना है, बता देना है, ठीक है। फॉर्मूला है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर वी नो लोड माइनस वी फुल लोड बटे वी फुल लोड इंटू 100, ठीक है। चलो जी, वोल्टेज रेगुलेशन क्लियर। अगला है टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर इफेक्ट। यानी टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हो गया कितने टाइप की वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन लोड पावर फैक्टर। यानी ये किस पे डिपेंड करता है, अच्छा वोल्टेज का रेगुलेशन है या फिर वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बताओ, पावर फैक्टर पे। किस पे करेगा भाई, आपका पावर का फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर पे निर्भर करेगा, पावर फैक्टर पे निर्भर करेगा। एक चीज यहां से याद रखो आप, ठीक है। देखो, लेगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड, यानी लेग किसमें करता है, पावर फैक्टर, यानी वोल्टेज और करंट में लेगिंग किसमें होती है, ठीक है ना, कि करंट पीछे चल रहा होता है, ठीक है ना, करंट पीछे चल रहा होता है या वोल्टेज पीछे चल रहा होता है, करंट आगे चल रही होती है, वोल्टेज पीछे चल रहा होता है, इसको बोलते हैं लेगिंग, ठीक है ना, लेगिंग। तो देखो क्या है, लोड है वो मोटर या फैन हो जाएगा, ठीक है ना, मोटर या फैन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इंडक्टिव जो लोड होता है उसमें लेगिंग पावर फैक्टर होता है, और इसमें लोड होता है वो कौन होता है, आपका मोटर होता है और फैन होता है, मोटर होता है और क्या है, फैन होता है, ठीक है ना, मोटर होगा और फैन होगा। वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है किसमें, इंडक्टिव लोड में, या यूं कह लीजिए आपका लेगिंग पावर फैक्टर में, या फिर इंडक्टिव लोड में, इंडक्टिव लोड में, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बातें, यानी इस पे क्या है, करंट लेग करती है, ठीक है, करंट क्या करती है भाई, लेग करती है। रेगुलेशन पॉजिटिव होता है, रेगुलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रियल मोटर लोड, इंडस्ट्रियल मोटर लोड, इसमें लेग तो जरूर कर रहा है पर ये कौन सा हो जाएगा, रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव ही होगा रेगुलेशन, किस पे, आपका इंडक्टिव लोड में, इंडक्टिव लोड में, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला है यूनिटी पावर फैक्टर। अच्छा, यूनिटी एकांक, एक किसका होता है, रजिस्टिव लोड का, किसका होता है भाई, आपका रजिस्टिव लोड का। इंडक्टिव लोड में लेग करता है, ठीक है, और रजिस्टिव लोड में यूनिटी होता है पावर फैक्टर। यानी लोड क्या है इसमें, आपका हीटर है और क्या है, बल्ब है, हीटर भी है और क्या है, बल्ब है, ये क्या होते हैं आपके लोड होते हैं किसमें, रजिस्टिव लोड में। नॉर्मल वोल्टेज ड्रॉप होता है इसमें, और रेगुलेशन मीडियम रहता है, रेगुलेशन कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा भाई, रेगुलेशन कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा, ठीक है। रेगुलेशन कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा, किसमें, यूनिटी पावर फैक्टर या फिर रजिस्टिव लोड में, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि लेग किसमें करता है, यूनिटी किसमें होता है, और एक आता है लीड, ठीक है ना, जिसको लीडिंग बोलते हैं, लीडिंग, जो लीड कर रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर, ये किसमें होता है, कैपेसिटिव लोड में होता है। लोड क्या रहेगा इसमें, कैपेसिटर बैंक रहेगा,
वोल्टेज राइज भी हो सकता है, वोल्टेज क्या है भाई, बढ़ भी सकता है, वोल्टेज राइज भी हो सकता है। रेगुलेशन इसमें नेगेटिव हो सकती है, रेगुलेशन क्या होगी इसमें, नेगेटिव होगी भाई, कैसी होगी, नेगेटिव होगी, रेगुलेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैपेसिटिव लोड में वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। कैपेसिटिव लोड में या फिर लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होता है, ठीक है ना, नेगेटिव होता है। और इंडक्टिव में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और रेजिस्टिव में मीडियम रहता है। एग्जांपल के लिए कैपेसिटर कनेक्टेड लोड, यानी एज ए कैपेसिटर क्या है, लोड के रूप में काम कर रहा है, एज ए लोड कैपेसिटर वर्क कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा ट्रांसफॉर्मर उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। ये चीज देखो, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा, जितना कम होने का मतलब कि वहां पे रेगुलेशन नहीं है, बहुत कम है, या फिर है ही नहीं बिल्कुल। अगर होगा ही नहीं तो बहुत अच्छा है ट्रांसफॉर्मर, या क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, बहुत कम होना चाहिए। जितना कम होगा ट्रांसफॉर्मर उतना अच्छा होगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर रेगुलेशन कितना होता है, 0% होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी याद रखना। आइडियल कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर का क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेशन इन आइडियल कंडीशन, क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। ए आएगा 100%, बी आएगा 98%, सी आएगा 0% और डी आएगा मुझे नहीं पता है क्या कर लोगे। डी क्या आएगा, मुझे नहीं पता है क्या कर लोगे। तो क्या दोगे भाई, जब इस तरीके का क्वेश्चन बनता है ना कि ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेशन इन आइडियल कंडीशन, रेगुलेशन पूछता है ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेशन, और किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में। तो कई बार ये लगा लेते हैं कि ये एफिशिएंसी तो होती है ना, ये तो किसकी होती है भाई, प्रैक्टिकल की क्या होती है, इफिशियंसी होती है ना, इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी होती है। ये इफिशियंसी वो किसकी है, आइडियल की है। तो कई बार क्या है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उस चक्कर में गलती हो जाता है। पर रेगुलेशन की जब पूछेगा ना वो, तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछेगा वो, आइडियल का रेगुलेशन कितना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। क्या हो जाएगा भाई, सी पार्ट। इतना सा आपको ध्यान रखना है। रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे करता है, पावर फैक्टर पे, और वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इन सब पे क्या करता है भाई आपका रेगुलेशन डिपेंड करता है, रेगुलेशन इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस तरीके से। चलो अगला है, ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग की जरूरत क्यों होती है, बताओ भाई, कूलिंग की जरूरत क्यों होती है। देखो, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर हीट, उष्मा बहुत ज्यादा बनती है, हीट ज्यादा बनती है, और उसके बहुत सारे रीजन है जो हमने इससे पहले वाली क्लास में भी बताए हैं आपको कि क्यों हीट ज्यादा बनती है, सारी चीजों के बारे में बताया आपको ना। तो हीट ज्यादा बनती है किसमें, ट्रांसफॉर्मर में। अगर कूलिंग ना हो तो ट्रांसफॉर्मर जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या जल सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है ना। कूलिंग बहुत जरूरी है ना। भाई देखो, आपके आसपास जो लोग हैं ना, जो लोग हैं इन द सेंस कि जो गर्म हो जाते हैं बात बात पे, वो बोलते हैं मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। और मेरा ये मानना है कि गुस्सा इंसान को आता ही नहीं, गुस्सा इंसान करता है, और करता भी उनपे है जो लोग उनको झेल रहे हैं, करता भी उनको है, उनपे है जो लोग उनको सह रहे हैं। अदरवाइज वही इंसान अपने सीनियर पे गुस्सा करके दिखाए, वही इंसान अपने किसी सुपीरियर पे गुस्सा करके दिखाए, तो ऐसा कहना मेरे बिहाफ पे तो फालतू सी चीज होती है कि कोई ये कह रहा है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता नहीं, गुस्सा करते हैं, और करते भी वहां पे हैं जहां पे हमारा माहौल चल रहा होता है, वहां नहीं करते जहां पे हमें वापस रिटर्न में कुछ मिल सकता है, वहां हम गुस्सा नहीं दिखाएंगे। वहां हम क्या बोलेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हमें गुस्सा आता ही नहीं है, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जिस प्रकार यहाँ पे अगर हीट होती है ट्रांसफॉर्मर में तो वो जल सकता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, आ तो क्या रहा है, गुस्सा कर रहे हो, या फिर आप भी गर्म हो जा रहे हो, हीट हो रही है आप में भी, तो क्या हो जाएगा फिर,
आपको भी नुकसान होगा। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार ट्रांसफॉर्मर क्या है जल्दी खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप भी क्या हो जाओगे, जल्दी खराब हो जाओगे। इसलिए गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। हीट क्यों बनती है? ट्रांसफॉर्मर में दो मुख्य लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉस, वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से आई स्क्वायर आर लॉस, कोयल गर्म हो जाती है, ठीक है ना। वेरी मच इंपोर्टेंट। जो आपका क्या होता है, कॉपर लॉस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आई स्क्वायर आर लॉस को क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस में होता क्या है, देखो, वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से कोयल गर्म हो जाती है, कोयल क्या होगी, गर्म हो जाएगी, ये होता है। अगला है कोर लॉस। इनको हमने ऊपर डिस्कस किया है। ऊपर डिस्कस करने का सेंस क्या हो गया कि इससे पिछली क्लास वाली यानी पार्ट 2 जो है ट्रांसफॉर्मर का, उसमें हमने अच्छे से बताया है, कोपर लॉस की सारी चीजें वहां पे डिस्क्राइब करी है, जरूर जाके देख लीजिए आप, ठीक है। कोर लॉस में देखो हिस्टेरिसिस लॉस है, एडी करंट लॉस है। कोर भी क्या है, हीट पैदा करता है। हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट के कारण भी क्या है, हीट जनरेट हो रही है। यही हीट क्या है, ट्रांसफॉर्मर के टेम्परेचर को बढ़ाती है और ट्रांसफॉर्मर क्या है, गर्म हो जाता है। इसलिए उसको क्या है, कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उसको क्या है, ठंडा करने की जरूरत पड़ती है, ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। मैं भी कभी कभी गर्म हो जाता हूँ तो मैं तो राकेश जी को फोन करता हूँ कि राकेश जी मैं गर्म हो गया, बताओ ठंडा करो मेरे को, है? मेरे को थोड़ा कुछ ऐसा मोटिवेशन दो ताकि मैं क्या हूँ, शांत हो जाऊं, मैं थोड़ा ठंडा हो जाऊं ना। तो मेरे लिए तो कूलिंग का काम कौन करते हैं भाई, राकेश जी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो कूलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है ना कि हीट ज्यादा हो जाती है। हीट किस कारण से होती है मैंने बता दिया है। इन चीजों को, कॉपर लॉस और कोर लॉस को और अच्छे से जानना है तो हमारे दूसरे पार्ट में आप जाके देख लीजिए भाई, ठीक है ना। कूलिंग की जरूरत क्यों है, कूलिंग की जरूरत क्यों है, दूसरा एक और बात करें तो इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए भी है। ट्रांसफॉर्मर की इंसुलेशन पेपर, ऑयल, वॉर्निश हीट से खराब हो सकती है। यानी जो आपका ट्रांसफॉर्मर है अगर हीट करेगा तो उसके अंदर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जितना भी, वो क्या हो जाएगा, हीट से खराब हो जाएगा, ठीक है ना, हीट से खराब हो जाएगा। आपका मोबाइल का कवर है, उसको आप अगर थोड़ी भी हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो कवर पिघल जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार उसका इंसुलेशन भी क्या है, खराब हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कूलिंग करवाते हैं, कूलिंग करते हैं उसकी। अगर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अगर इंसुलेशन भी हट गया तो क्या हो जाएगा, फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। कूलिंग करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की जो लाइफ है वो बढ़ाने के लिए कूलिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई, कूलिंग करते हैं, ठीक है, कूलिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं। हाई टेम्परेचर से ट्रांसफॉर्मर की लाइफ कम हो जाती है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसफॉर्मर की लाइफ कम हो जाएगी और लाइफ कम उनकी भी हो जाती है। अगर आप भी अगर अपना टेम्परेचर हाई रखोगे तो आपकी भी क्या है, जिंदगी झंड हो जाएगी या खराब हो जाएगी, यूं कह लीजिए, ठीक है ना। रूल क्या है, देखो, हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज से इंसुलेशन लाइफ आधी हो जाती है। वेरी मच इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 10 डिग्री सेल्सियस से, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ने से, ठीक है ना, बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेशन की जो लाइफ है ना, इंसुलेशन की लाइफ, इंसुलेशन लाइफ 50% डिक्रीज हो जाएगी भाई, 50% खराब हो जाएगी। 10% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50% खराब हो जाएगा। और सपोज करो 20% अगर गलती से बढ़ गया तो पूरा इंसुलेशन लगभग ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कूलिंग करवाते हैं, किसकी, उसके ऑयल की या ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग करवाते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ये अभी कूलिंग क्यों जरूरी है उसी की बात हो रही है। ओवर हीटिंग को रोकने के लिए अगर कूलिंग ना हो तो क्या हो जाएगा, ऑयल डिग्रेड होगा। डिग्रेड होने का मतलब ऑयल खराब हो जाएगा, फिर ऑयल वैसा वैसा वाला ऑयल नहीं रहेगा। वाइंडिंग जल सकती है, ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट भी हो सकता है अगर कूलिंग नहीं हुई तो। ये चीजें हो जाएगी किसके कारण, क्या नहीं हुई तो, कूलिंग नहीं हुई तो, कूलिंग ना होने पर, ना होने पर, ठीक है, कूलिंग ना होने पर। इफिशियंसी बनाए रखने के लिए भी क्या करते हैं भाई, कूलिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, इफिशियंसी बनाए रखें। इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि वो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है एफिशिएंटली, तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको कंटिन्यूस रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं भाई, हम कूलिंग करते हैं। किसके, ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग करते हैं, किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉपर लॉस भी बढ़ेगा, और कॉपर लॉस बढ़ेगा तो इफिशियंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इफिशियंसी कम कैसे हो रही है वो सारी चीजें भी आपको रोड मैप के द्वारा हमने बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा एक मैपिंग कर रखी है कि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे क्या बढ़ेगा भाई, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है।
रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग गर्म हो जाएगी ना, कॉपर लॉस का मतलब, ठीक है ना, कॉपर लॉस माने क्या, वाइंडिंग हीट करने लग जाएगी। ठीक है ना, कॉपर लॉस बढ़ेगा, देन क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज या फिर घट जाएगी। ठीक है ना, घट जाएगी। अगला है सेफ ऑपरेशन के लिए भी कूलिंग की जरूरत है। इसके लिए भी क्या भाई कूलिंग करते हैं, किसके लिए, सेफ ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन आराम। अगला है 5 नंबर, सेफ ऑपरेशन के लिए, यानी कि मेरे को ट्रांसफॉर्मर का जो ऑपरेशन है वो सेफली करना है, यानी ट्रांसफॉर्मर को मेरे को इफिशिएंटली चलाना भी है, उसका ऑपरेशन भी क्या है, सेफली होना चाहिए। ऑपरेशन सेफली का मतलब क्या हो गया, कि उससे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो सेफ जोन में तो हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, वो आराम से हो, सेफ्टी रहे उसमें पूरी, तो उसके लिए भी कूलिंग करते हैं भाई, उसके लिए भी क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, या कूलिंग जरूरी होती है। पावर ट्रांसफॉर्मर पावर स्टेशन में हाई लोड पर काम करते हैं, कूलिंग के बिना सेफ ऑपरेशन संभव नहीं है। अगर कूलिंग नहीं होगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, और पावर ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो उसलिए भी क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कूलिंग क्यों करते हैं वो चीजें हमने बताई है। अब बात करते हैं कूलिंग के तरीके कौन कौन से, ठीक है ना, कूलिंग के तरीके यानी ठंडा करने के, ठंडा करने के किसको, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड्स यानी ट्रांसफॉर्मर शीतलन विधियां कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रांसफॉर्मर में लॉसेज कौन से, कॉपर लॉस और कोर लॉस के कारण हीट पैदा होती है, ये चीज हमने बता दी है। अगर हीट को सही तरीके से बाहर न निकाला जाए तो इंसुलेशन खराब हो सकता है और ट्रांसफॉर्मर की लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कूलिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। अब ये चीज समझ में आ गई ना कि हीट कैसे पैदा हो रही है, आपका कॉपर लॉस और क्या है, कोर लॉस, कॉपर लॉस और कोर लॉस के कारण क्या है, हीट जनरेट हो रही है। अब अगर उस हीट को आप बाहर नहीं निकालोगे तो ट्रांसफॉर्मर में नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कि आपके आसपास भी नुकसान हो जाए। तो हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालना जरूरी है, तो ट्रांसफॉर्मर की लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर वो हीट बाहर नहीं निकलेगी तो कूलिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है ना, सेफ्टी के पर्पज से भी वेरी मच इंपॉर्टेंट कूलिंग सिस्टम। अब ये जो होता है कूलिंग मेथड, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कूलिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर कूलिंग, यानी छोटे रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर में ये चीज होती है, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर कूलिंग। ठीक है, ये किसमें होती है, छोटे रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर में, यानी ये क्या है, कम किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना, कम किलो वोल्ट एम्पियर के ट्रांसफॉर्मर्स में होती है, या यूं कह लीजिए स्मॉल रेटिंग का मतलब क्या हो गया कि उसकी रेटिंग क्या है, या फिर वो कितनी करंट और वोल्टेज झेल सकता है उसके लिए, या वो कितनी करंट और वोल्टेज को ट्रांसमिट या ट्रांसमिशन करवा सकता है अपने अंदर से। तो स्मॉल रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, वाले ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर कूलिंग का। इसमें देखो क्या है, ए एन कूलिंग का मतलब क्या हो गया, एयर नेचुरल, नेचुरल एयर वो क्या कर रही है, सर्कुलेशन, या फिर कोमा कोई फैन नहीं, कोमा स्मॉल ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन इंडोर। इसका मतलब समझो, देखो कि आपका ए एन है, कूलिंग मेथड में क्या है, पहला ड्राई टाइप यानी सूखा है, ड्राई टाइप यानी किसी भी प्रकार का कोई उसमें मेथड नहीं लग रहा है, एकदम सूखा है, ड्राई टाइप बोल सकते हो, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर कूलिंग छोटे रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में होती है। इसमें पहला है ए एन का मतलब हो गया एयर नेचुरल, ठीक है ना, इसका मतलब जो हवा हमें मिल रही है, ठीक है ना, जो वायु हमें मिल रही है, ठीक है ना, वातावरण से वायु, या फिर क्या है आपका हवा, उसकी बात हो रही है। तो नेचुरल एयर है, उसके सर्कुलेशन से क्या होगा, वो ठंडा होगा, कौन, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कोई फैन नहीं होता, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई फैन नहीं है, हम नेचर की जो हवा है, नेचुरल जो एयर है, उसी का यूज कर रहे हैं ठंडा करने के लिए। ठीक है ना, और इसका उपयोग है वो कहाँ होता है, स्मॉल ट्रांसफॉर्मर में, और कौन से, डिस्ट्रीब्यूशन इंडोर है। अगर आपके इंडोर घरेलू या कुछ फैक्ट्री में इंडोर जो आपका ट्रांसफॉर्मर लगा है, उसमें इसका उपयोग या यूज किया जाता है, किसका, एयर नेचुरल का। ठीक है ना, ये भी एक क्या आपकी कूलिंग का मेथड है। ठीक है,
यूज क्या है, स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर, इसकी जो कैपेसिटी होती है ट्रांसफॉर्मर की वो छोटी होती है, और हमने यहाँ पे भी बता दिया उसकी रेटिंग क्या है, स्मॉल है तो उसलिए क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कैपेसिटी। दूसरा है एएफ, जिसको बोलते हैं एयर फोर्स, ठीक है ना, एयर फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया, फैन से एयर सर्कुलेट कराई जाती है, यानी फैन चलेगा और फैन के द्वारा क्या होगा, कूलिंग होगी, ठीक है। हीट जल्दी निकलती है, लार्ज ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, बड़े ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, लार्ज ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, एएफ का, एयर फोर्स का, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक प्रकार का कूलिंग मेथड है, ठीक है ना, ये भी क्या एक प्रकार का कूलिंग मेथड है। दूसरा आ गया, ठीक है ना, पहला देखो, पहला क्या है आपका, पहला है ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर कूलिंग, इसमें दो है, एएन और एएफ, ठीक है ना, एएन और एएफ। एएन क्या होती है, एएफ क्या होती है, दोनों आपको बता दिए हमने पहले। यहाँ पे बताया कि कूलिंग मेथड है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक नंबर का कौन सा है, एएन, सॉरी, एक नंबर का कौन सा है, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर कूलिंग, और इसमें जो एक नंबर का है वो कौन सा है, यानी इसमें एक नंबर का है वो कौन सा है, एएन, एयर नेचुरल, और इसमें दूसरा है वो एएफ, एयर फोर्स, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं एयर फोर्स का, मतलब ये नहीं है कि वायुसेना, एयर फोर्स का मतलब है कि हवा को फोर्सफुली उसके अंदर पहुंचाया जाता है, किसमें, ट्रांसफॉर्मर में, ताकि वो कूलिंग हो सके, वो ठंडा हो सके, कूल हो सके, ठीक है। अब इसमें दूसरा कौन सा है, किसमें, आपका एक तो कूलिंग मेथड हमने दो बताए थे ना, एक तो ड्राई टाइप हो गया, इसमें ये दो भाग तो इसके हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, इसमें लिख लो, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका दूसरा, यानी ये किसके दूसरे हैं, पहले ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर कूलिंग का पहला है और वो दूसरा है। अब हम बात करते हैं कूलिंग मेथड में दूसरा मेथड कौन सा है, तो वो है आपका ओयल, ओयल इमर्सेड ट्रांसफॉर्मर कूलिंग, ठीक है। मीडियम और लार्ज ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना भाई, मीडियम और लार्ज ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, ऑयल इमर्सेड ट्रांसफॉर्मर कूलिंग का, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑयल हीट को ऑब्जर्व करके टैंक की सरफेस तक ले जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और कहां तक ले जाएगा, टैंक की सरफेस जो सतह है वहां तक ले जाएगा, और वहीं पे क्या लगा है आपका, रेडिएटर लगा रहता है, या रेडिएटर के द्वारा क्या आता है, कूलिंग होती रहती है, ठीक है ना, कूलिंग होती रहती है। इसमें क्या है, पहला, इसमें एक नंबर अगर मैं बताऊं, इस दो नंबर वाले में एक नंबर है वो क्या है, ओ एन ए एन, इसका मतलब है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। ऑयल नेचुरल सर्कुलेट होता है, एयर भी नेचुरली कूलिंग करती है, सर वो आपका ऑयल है वो भी क्या है, नेचुरली सर्कुलेट होता रहता है, और एयर क्या करती है, नेचुरली उसको कूलिंग करती है। मोस्ट कॉमन मेथड होता है भाई ये, मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसमें, ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, किसका, कहां पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ओ एन ए एन, इसका पूरा नाम क्या है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ठीक है ना, दोनों चीज इसमें नेचुरल होती है। दूसरा है ओ एन ए एफ, ऑयल तो नेचुरल है और एयर क्या है, फोर्स्ड है। ऑयल नेचुरल सर्कुलेट होता है, फैन से एयर कूलिंग होती है, इसमें फैन से एयर कूलिंग होती है, ठीक है ना, होती है, ठीक है, ये लो होती है, ठीक है। मीडियम पावर ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना उससे भी थोड़ा लो वाला, मीडियम पावर ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग होता है, ओ एन ए एफ में, ठीक है ना, ओ एन ए एफ में। अगला है तीसरा, ओ एफ ए एफ, यानी ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स, इसका मतलब है ऑयल पंप से सर्कुलेट किया जाता है। ऑयल किससे सर्कुलेट होता है, पंप से, और फैन से एयर कूलिंग, फैन से क्या होती है, एयर कूलिंग होती है, ओ एफ ए एफ का पूरा नाम, ठीक है। हाई पावर ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, हाई पावर ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी क्या आपका एक कूलिंग मेथड है, ठीक है ना, कूलिंग मेथड है। अगला है ओ एफ डब्ल्यू एफ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑयल फोर्स्ड, सॉरी, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड, इसमें क्या है, ऑयल पंप से सर्कुलेट होता है, हीट एक्सचेंजर में वाटर कूलिंग, इसमें क्या हो रहा है, वोटर के द्वारा कूलिंग की जाती है, और कैसे की जा रही है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है हमने, हीट एक्सचेंजर में वोटर कूलिंग के द्वारा क्या है, वो कूलिंग करता है। वेरी हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, जहां पे आपका वाटर स्टेशन होता है वहीं पे इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ओ एफ डब्ल्यू एफ का, या यूं कह लीजिए बहुत
ज्यादा पावर वाला ट्रांसफॉर्मर है, इसमें आपका वाटर वाली जो कूलिंग है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑयल फोर्स्ड, वाटर फोर्स्ड, वेरी हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, पावर स्टेशन में, सॉरी पावर स्टेशन में, ठीक है ना। पावर स्टेशन में जहां यूज किया जाएगा ना, वो इसका किया जाएगा आपका OFWF, ठीक है ना, OFWF, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी कूलिंग मेथड और किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर की क्या होगी भाई, आपकी कूलिंग मेथड, ठीक है। चलिए आगे है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा। ट्रांसफॉर्मर बहुत महंगा और महत्वपूर्ण उपकरण है। मान लो आपके आसपास देखा होगा, अपने खेतों में लगे रहते हैं, ठीक है ना, आपके गली मोहल्ले में जिसमें रहते हो आप वहां पे भी लगे रहते हैं, या थोड़े छोटे की बात करें तो आपने छोटे भी देखे होंगे, तो वो क्या है, बहुत महंगे आते हैं। महंगे आते हैं तो उसकी चोरी का भी खतरा रहता है ना, कोई चोरी ना करके ले जाए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बहुत महंगा और महत्वपूर्ण उपकरण है, इसमें फॉल्ट आ जाए तो पूरी सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। अगर मान लो चोरी होने तो बाद की बात होगी, चोरी भी हो ही जाते हैं, बट मान लो उस ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट ही आ गया तो पूरे गांव की लाइट कट जाएगी, है ना। फिर पूरे गांव वाले है ना, फिर वो बोलेंगे कि फलाने का लड़का तो आजकल ये कर रहा है, फलाने की लड़की आजकल ये कर रही है, और जब तक लाइट आ रही है तब वो अपने रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, और जब लाइट चली जाती है तब वो उन पे आ जाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना गांव वाले, बताओ ऐसा करते हैं कि नहीं करते, बताओ। तो पूरी सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर को अलग अलग प्रकार की प्रोटेक्शन दी जाती है। अब कौन कौन सी प्रोटेक्शन दी जाती है, ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा क्यों करनी होती है, क्योंकि बहुत महंगा और महत्वपूर्ण उपकरण है, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो पूरी सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर की अलग अलग प्रकार की प्रोटेक्शन की जाती है या उसको दी जाती है। कौन कौन सी है, देखो। ट्रांसफॉर्मर को किससे बचाना जरूरी है, अगर ओवरलोड हो गया ट्रांसफॉर्मर, ज्यादा लोड हो गया, लोड क्या हो गया भाई, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया क्या आपका लोड, लोड अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा ना, लोड नहीं झेल पाएगा। बोले यार मेरी जो कैपेसिटी है वो 10 घरों को सप्लाई देने की है, 10 घर के लोड आराम से चल सकते हैं, और मेरे से कितने जोड़ दिया आपने, 20 घरों की सप्लाई को जोड़ दिया, अब उतना लोड मैं नहीं ले पाऊंगा, उतना लोड मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो ये भी क्या, इसके कारण भी क्या हो सकता है, अभी आपका ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रिप हो सकता है, यूं कह लीजिए फॉल्ट हो सकता है उसमें, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से भी क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट हो सकता है। मान लो दो वायर आपस में टच हो गए ना, दो वायर आपस में टच हो गए, दो वायर टच हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा, ठीक है ना, हीट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, हीट अगर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, तब भी फॉल्टी हो सकता है ओवर हीट होने से। अर्थ फॉल्ट, मान लो क्या हुआ, अर्थिंग हो रही है उससे, अर्थिंग हो गई, ठीक है ना, एक वायर टूट गया मान लो, और क्या कर रहा है वो, अर्थिंग दे रहा है, उससे भी आपको क्या है, नुकसान हो सकता है, वो सेफ्टी भी जरूरी है। इंटरनल जो वाइंडिंग्स है उनमें क्या होगी आपकी, फॉल्ट हो सकती है, वाइंडिंग्स में क्या होगी, कोई फॉल्ट हो सकती है, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गई हो ना। 6 नंबर है ऑयल लीकेज, लो ऑयल लेवल, यानी कि ऑयल का लीकेज होना, मतलब लीकेज होना स्टार्ट हो सकता है, ऑयल लीकेज भी कर जाए, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑयल का लेवल है वो भी कम हो जाए, ठीक है ना, ये दोनों चीजें भी हो सकती है। अगला है लाइटिंग सर्ज, यानी क्या है, उससे क्या है, सर्ज सर्ज हो रहा है, ये भी कह लीजिए। लाइटिंग सर्ज का मतलब ये हो गया कि उससे क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से उसमें ड्रॉप आउट बढ़ गया है, ड्रॉप आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉल्ट उसमें हो सकते हैं, इससे हमें बचाना जरूरी है, किसको, ट्रांसफॉर्मर को। मेनली ये 7 चीजें हैं, अगर इससे आपने बचा लिया पूरे ट्रांसफॉर्मर को, इन 7 चीजों से आपने बचा लिया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप रील्स अपने आसपास लोगों को दिखवा सकते हो, या वो देख सकते हैं, वो फिर ये नहीं बोलेंगे कि उसका लड़का ऐसा है, क्योंकि सप्लाई तो फिर कटेगी नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। ये सारी चीजें अगर आप इनका ध्यान रखोगे, सारी चीजों का इनका आप ध्यान रखोगे, तो फिर क्या आपका ट्रांसफॉर्मर स्मूथली वर्क करेगा, अच्छे से काम करेगा। इन 7 चीजों का आपको मेनली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर में आपको सावधानियां रखनी होती है, ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन है, तो ये चीजें आपको करनी होती है। पहला अगर बात करें ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है ना, ओवर करंट प्रोटेक्शन, पहली बात करें तो ओवर करंट। अब देखो सीधा सीधा सीधी बात, नो बकवास, काम की चीजों पे बात करने वाले हैं।
ओवर करंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे करंट का मान क्या है, आई का मान, करंट का मान क्या है, ज्यादा हो गया, सीधी बात ये समझो। तो उसमें कौन सी डिवाइस यूज होगी, अगर उससे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, करंट अगर ज्यादा हो जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका एक तो फ्यूज है, एक एमसीबी है और एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर भी है, एमसीबी भी क्या है, एक सर्किट ब्रेकर ही है, पर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, सर्किट ब्रेकर। यानी फ्यूज, एमसीबी और सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है इस ओवर करंट से प्रोटेक्शन देने के लिए, किसको, ट्रांसफॉर्मर को। जब करंट लिमिट से ज्यादा हो जाए तो तुरंत सप्लाई कट कर देता है, कौन, ये वाले, फ्यूज है, एमसीबी और सर्किट ब्रेकर है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में सामान्यतः फ्यूज यूज होता है। कई बार पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में क्या यूज होता है, एमसीबी होता है या फिर फ्यूज होता है या फिर दोनों होते हैं या फिर मुझे नहीं पता है। तो क्या लिखवा रखा है हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में जनरली क्या होता है भाई, फ्यूज का उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बकोज रिले की बात करें तो ये कह रहा है बकोज रिले प्रोटेक्शन, यानी बकोज जो रिले है वो किससे प्रोटेक्शन देगी, ठीक है ना। तो देखो क्या है, यूज्ड इन ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी जिसमें ऑयल भरा रहता है ना, ऑयल तेल भरा रहता है, उसमें किसको लगाया जाता है, बकोज रिले को लगाया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये जो रगी हुई है ना, जैसा आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ये रगी हुई, ये क्या आपकी बकोज रिले, भाई क्या है, बकोज रिले है, बकोज रिले है, ठीक है ना, रिले है, ठीक है ना। जहां पे या जिस किसी भी ट्रांसफॉर्मर में ऑयल भरा हुआ होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बकोज रिले देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल फॉल्ट डिटेक्ट करता है कौन, आपका बकोज रिले, जो उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया उसको डिटेक्ट करेगा और उस मोमेंट में ट्रिप करवा देगा, कौन, बकोज रिले। गैस बनने पर अलार्म देता है, अगर गैस भी बन गई ना, टैंक में गैस बन गया, ठीक है ना, गैस बन गया तब भी क्या है, अलार्म देता है, कौन, बकेज रिले। सर्वर सॉरी सेवरे फॉल्ट पर ट्रिप कर देता है, ठीक है ना, सेवरे फॉल्ट पर क्या कर देता है, ये ट्रिप कर देता है। ऑयल फील्ड लार्ज ट्रांसफॉर्मर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन, आपका बकोज रिले। सीधा सीधा इसका मतलब ये समझो आप, यानी जिस टैंक में आपका तेल भरा है उसमें बकोज रिले होगी होगी, ठीक है ना, होगी होगी। अगर क्या है, तेल गर्म हो गया है या फिर तेल में गैस बन गई है, तब वो क्या है, बकोज रिले को एक सिग्नल दे देगा या सर्किट को ट्रिप करवा सकता है, ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरा क्या है आपका, गैस बनने पर क्या अलार्म दे देता है, और मेन इंपोर्टेंट चीज इंटरनल फॉल्ट को भी डिटेक्ट करता है, कौन, आपका बकोज रिले। तो ये प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन में क्या होता है, बकोज रिले कौन किस चीज से प्रोटेक्शन दे रही है, ये चीज हमने दोनों चीजें आपको बता दी है। और ऑयल वाला टैंक होगा ना, ऑयल वाला जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें आपको बकोज रिले देखने को मिलेगी। ओवरलोड प्रोटेक्शन और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, इसको समझते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी एक ऐसी स्थिति होगी जब आपने ट्रांसफॉर्मर पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मर है वो क्या हो गया, ओवरलोडेड हो गया। अब उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर को क्या है, एक सेफ्टी चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, वो कौन देगा, तो वो कौन देगा भाई, आपका ओवर करंट रिले, ठीक है ना। रिले क्या करेगी, ट्रिप कर देगी सर्किट को, क्या कर देगी आपकी, ट्रिप कर देगी ना, ट्रिप करवाएगी सर्किट को, ट्रिप। रिले क्या करती है, ट्रिप करती है सर्किट को, कट करती है, ट्रांसफॉर्मर को ही बंद कर देती है, यूं मान लीजिए। तो ओवर करंट रिले का उपयोग किया जाता है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन ओवरलोड डिटेक्ट करता है, यानी लंबी ड्यूरेशन के लिए भी क्या है, ये ओवरलोड डिटेक्ट कर लेता है। ट्रांसफॉर्मर को ओवर हीटिंग से भी बचाता है, कौन, आपका ओवर करंट रिले। और करंट अगर बढ़ेगा तो हीट भी ज्यादा ही हो जाएगी, ठीक है ना, ये यूं कह लीजिए हीट बढ़ेगा तो करंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मर को ओवर हीटिंग से भी बचा लेता है आपका ओवर करंट रिले। अगला है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। हम भाई क्या पढ़ रहे हैं, देखो मैं फिर से बता दूं, हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से हमको प्रोटेक्शन करने वेरी मच इंपोर्टेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा बहुत जरूरी है ना भाई। अगर ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा नहीं करेंगे तो आसपास के क्षेत्र की क्या है, सप्लाई कर जाएगी, ठीक है ना, आसपास के क्षेत्र की क्या है, सप्लाई कर जाएगी, या यूं कह लीजिए वो खुद ही क्या है, डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, कौन, ट्रांसफॉर्मर। तो चौथा आपका क्या है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। इंटरनल फॉल्ट डिटेक्ट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कंपेयर करता है, लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। ये क्या करेगा भाई, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये अंतराल को क्या है, मेजर करेगा, यानी ये प्राइमरी और सेकेंडरी करंट को कंपेयर करेगा। ये करेगा कि हाँ इतना होना चाहिए था और इतना अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये
एक्टिव हो जाएगा या प्रोटेक्शन दे देगा किसको, ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है ना। तो ये इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कंपेयर करता है। लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसका उपयोग किया जाता है। चलो अगला पांचवा है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अच्छा, अर्थ से सुरक्षा देने वाला, यानी अर्थ फॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि मान लो ट्रांसफॉर्मर का कोई वायर है वो धरती से टच हो गया, ठीक है, धरती से टच हो गया, उस टाइम पे हमें कौन प्रोटेक्शन करेगा, हमारी भी और साथ में उस ट्रांसफॉर्मर की भी, ठीक है ना। तो वाइंडिंग या बॉडी अर्थ होने पर, उसकी वाइंडिंग अर्थ हो सकती है या उसकी बॉडी अर्थ हो सकती है, रिले ट्रिप कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, रिले काम कर रहा है, प्रोटेक्शन के लिए कौन काम कर रहा है, रिले काम कर रहा है। अगला 6 नंबर है रिले टेम्परेचर प्रोटेक्शन। डिवाइस क्या है आपका, टेम्परेचर रिले या फिर थर्मोमीटर, यानी टेम्परेचर से प्रोटेक्शन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की क्या लगा रहता है उसमें, तापमान वाला रिले या फिर क्या लगा रहता है, थर्मोमीटर लगा रहता है, ठीक है ना, थर्मोमीटर लगा रहता है। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और ये देखता है कि यार मेरे को तो इतने टेम्परेचर पे सेट किया गया था, या यूं कह लीजिए कि मेरे को एक सिग्नल देना था रिले को कि भाई वहां पे टैंक में क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन है, मेंटेन होने का मतलब वहां पे मान लो कि 20 डिग्री, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो मैंने मेरे तक अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है मेरे को कि 20 डिग्री से ज्यादा हो गया ना। और जैसे मान लो 20 डिग्री से ज्यादा हुआ तो थर्मोमीटर क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर टेम्परेचर रिले है वो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, और ऐसे क्या है टेम्परेचर से क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन हमें मिल जाएगी। अगला है ऑयल टेम्परेचर मॉनिटर करता है। ऑयल क्या करता है, टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर मॉनिटर करता है। ऑयल क्या करेगा, टेम्परेचर मॉनिटर करेगा। हाई टेम्परेचर पर अलार्म या ट्रिप देता है ना, हाई अगर टेम्परेचर होगा उससे क्या मिल जाएगा आपको, अलार्म या फिर ट्रिप मिल जाएगा। ट्रिप किसका हो जाएगा, रिले का हो जाएगा, उससे हमें टेम्परेचर से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगली है लाइटिंग प्रोटेक्शन, ठीक है ना, लाइटिंग प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर होता है, हाई वोल्टेज सर्ज को ग्राउंड में डाइवर्ट करता है, यानी हाई वोल्टेज का सर्ज है तो उसको क्या कर देगा, वो डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा, डायरेक्ट जमीनीकृत कर देगा। ट्रांसफॉर्मर को ओवर वोल्टेज से बचाता है कौन, आपका लाइटिंग प्रोटेक्शन। ये किससे बचाता है आपका, ओवर वोल्टेज से, ठीक है ना, ओवर वोल्टेज से बचाता है, यानी जो सर्ज वोल्टेज है हाई, ओवर वोल्टेज का मतलब हाई सर्ज वोल्टेज है, उसको क्या कर देगा, बताओ क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। हाई सर्ज वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई सर्ज वोल्टेज उसको क्या कर देगा, ये ग्राउंड कर देगा, कौन, लाइटिंग प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपके ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन, और ये हमारी क्या है, क्लास है किस चीज की, ट्रांसफॉर्मर की, जिसके हमने कितने पार्ट किए हुए, देखो एक बार फिर से बता दूं, पार्ट 1 है, ठीक है ना, पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, और पार्ट 3 है। 3 पार्ट में हमने ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीटली कवर कर लिया है, और आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। हमारे ट्रांसफॉर्मर के तीनों पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं, और आपको कोई डाउट है या हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं कि सर आपने ये चीज नहीं बताई है, ये चीज भी बतानी थी, तो उस पर भी हम काम करेंगे। ये यूं कह लीजिए, उसके लिए आपको अलग से हम बता देंगे, चीजें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, जो भी आपको सजेशन, जो भी आपको कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। बाकी आपको ये तीनों पार्ट है लोगों के साथ शेयर करने हैं, जरूर से शेयर करने हैं, आपको देखने हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, नीडेड लोग हैं, उनको दिखाने हैं, ये यूं कह लीजिए उनको शेयर करने, ताकि उनको भी क्या है, फायदा हो जाए, ठीक है ना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, आपके लिए और थ्योरी का कंटेंट हम अच्छे से डिलीवर करेंगे, और भी चीजों में हम पहले काम कर ही रहे हैं, आपको बता भी रखा है, बार बार बताते भी हैं। 1000 सब्सक्राइबर, एक बार फिर बता दूं, 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे ना हमारे 1000 सब्सक्राइबर, तब हम क्या करने वाले हैं भाई, लाइव आपके साथ आने वाले हैं, लाइव आपको मिलने वाले हैं, लाइव आपसे क्या है, डिबेट करने वाले हैं, लाइव आपके साथ सेशन को हम शेयर करने वाले हैं, वो चाहे आपका थ्योरी का हो, वो चाहे आपका एमसीक्यू सीरीज का हो, किसी भी चीज का हो, ठीक है। लाइव आपके साथ चीजें हम डिलीवर करने लग जाएंगे, कब, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी देखो, ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे हमारे को, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास की यही पीडीएफ आपको अगर टेलीग्राम पे लेनी है तो क्या कर सकते हो, या बताओ, है क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, क्या करना है,
सर्च करना है राकेश वर्मा एजुटेक नाम से, ठीक है ना। क्या करना है, राकेश वर्मा एजुटेक नाम से सर्च करना है और वहां जाके आप क्या कर सकते हो बताओ, है क्या कर सकते हो, वहां जाके ये पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ उसको आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, पीडीएफ का नोट्स बना सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो इस पीडीएफ को आपको लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जरूर से जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से ओपन करिए और ज्वाइन हो जाइए। वहां से ज्वाइन जैसे होते हो आप तो फिर आपको क्या है, यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपके शेयर हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके चीजों को देख सकते हो, ठीक है।